क्या आपको भी केमिस्ट्री के इक्वेशन से डर लगता है? और क्या आप भी सोचते हो कि क्या इतने टफ जो केमिस्ट्री के इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना ज़रूरी है क्या? तो अगर आपके दिमाग में ये सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, सो वेलकम टू आवर चैनल फिजिकेम। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्यों ज़रूरी होता है बैलेंस करना, और कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ईज़िली शॉर्ट टर्म में और क्विक फॉर्म में ईज़िली बैलेंस कर सकते हैं। इन दोनों ही फॉर्म को आज हम सीखेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में यही दोनों क्लियर होंगे टॉपिक आपके, और इसके बाद कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी केमिस्ट्री के इक्वेशंस को बैलेंस करने में और क्यों बैलेंस करना है इस बात में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हम करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखने, लेकिन इसके पहले केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन यानी दोनों को ही हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और किस फॉर्म में लिखा जाता है इन्हें। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आपको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी अगर आपने जितना मास ले लिया, ये ना तो आप इसको इससे ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, ना आप इसको कम कर सकते हैं। अब जो है आपके पास बस उतना ही है। यानी अगर हमारा कोई केमिकल इक्वेशन है और अगर उसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में जितना भी लिया है, यही नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। यानी जितना रिएक्टेंट्स का एटम है इतना ही इधर प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये एटम्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मास को क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। और अगर उससे कम है यानी ये कहीं खपत हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिकली हमारा जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, वो क्या है, गलत है। तो हमें यही इंश्योर करना पड़ता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स हमने रिएक्टेंट्स में लिए हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में। बस इसी बात को इंश्योर करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, जिसमें हम दिखा सकें कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसके लॉ को ये इक्वेशंस जो हैं सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यानी हम उसमें इंश्योर कर रहे होते हैं कि जितने भी मासेस हैं वो ना तो क्रिएट किए गए हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए गए हैं। जैसा हमने जितना लिया था, जितना नंबर ऑफ एटम्स इधर प्रेजेंट थे रिएक्टेंट्स में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हमारे इधर प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट हैं। दैट्स इट। It means the number of atoms of each element remains same before and after the chemical reaction. That means जो भी किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन से पहले जितने थे उतने ही होने चाहिए केमिकल रिएक्शन के बाद भी। दोनों साइड जो है, जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, ये सेम होने चाहिए। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि हम कैसे बैलेंस करेंगे और बैलेंस किस तरह से क्विक फॉर्म में इजी स्टेप्स के थ्रू एक एक स्टेप्स में समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो मान लो कि ऐसे ये लिखा है जिंक, ये हो गया जिंक, और लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया है और बनाया है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे जिंक को उसके सिंबल से, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4।
और दूसरी साइड है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4। और हमें लिखना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2। ये लिखा हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। अब जरा हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे हैं। इसके लिए रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए क्या देखना है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं किसी एलिमेंट के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इधर भी होने चाहिए। तो हम एक एक को उठा के सबसे पहले देखते हैं। सो जिंक को अगर हम सबसे पहले देखें तो जिंक के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इधर कितने प्रेजेंट है? 1। और इधर कितने प्रेजेंट है? इधर भी एक ही जिंक है। दूसरा अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन इधर कितने नंबर है? 2। इधर कितना है? 2। सल्फेट इधर 1 है, और इधर कितना है? इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 एटम्स हैं, और इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स में हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में हैं। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। Fe + H2O, Fe3O4 + H2। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले जो शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप काउंट कर लें कि किस एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने कितने एलिमेंट हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। Fe + H2O, Fe3O4 + H2। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको काउंट करने हैं एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स, और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स। Fe इधर कितना है? Fe इधर 1 है, इधर कितना है? 3। H2 इधर नंबर ऑफ एटम्स 2, और इधर भी 2। ऑक्सीजन 1 है, और ऑक्सीजन इधर 4 है। तो Fe 1 है, 3 है, हाइड्रोजन 2 and 2 है, और ऑक्सीजन 1 and 4 है। इसमें जब हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इधर रिएक्टेंट में 1 है, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इधर 4 है। तो सबसे पहले हम 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी ऑक्सीजन के जो भी नंबर ऑफ एटम्स गिवन है वो नंबर ऑफ एटम्स पहले आप इधर बैलेंस करेंगे। यानी इधर 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। तो ये 4 हो गया इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट दूसरा जो है ये 3 है। तो अब 3 और 2 में दूसरा कौन है बड़ा? वो 3 है। किसका? Fe का। तो Fe को बैलेंस करने के लिए Fe3 है, तो हम यहाँ पे 3Fe कर देंगे। इस तरह से हमारा Fe बैलेंस हो गया। अब क्या बचा? अब बचा रह गया है हमारा वाटर। तो वाटर जो है अब ये हमारा हो गया, क्या बचा रह गया है? वाटर जो है इसकी वजह से ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से डिसबैलेंस हो गया। ये हमारा वाटर जो हो गया, नंबर ऑफ वाटर जो है ये 2 था, अब ये इनटू हो गया है 4। कितना हो गया है? 2 × 4। ये हमने ऐड किया है। बस यही उठा करके जितना आपने यहाँ किया है उतना इस साइड भी कर देंगे, 2 × 4। तो आपने यहाँ पे रख लिया 4। नाउ अब आप काउंट करें, 3 इधर भी है, 3 Fe इधर भी है, 4 × 2 8 हाइड्रोजन इधर भी है, 8 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है और 4 ऑक्सीजन इधर भी है। तो इस तरह से आपने इस ट्रिक के थ्रू बहुत ही ईजिली कोई भी केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हैं उस एलिमेंट्स के एटम्स को आप अलग अलग नोट कर लें। जब आप अलग अलग नोट कर लेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जिस भी एलिमेंट के पास एटम रहेगा आप उसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन का था तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, जितना इधर था उतना हमने इधर किया। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसको बैलेंस करेंगे। लास्ट में हाइड्रोजन बचा था और हाइड्रोजन में हमने जितना ऐड किया था उतना इधर भी लगा दिया। ठीक है। इसके बाद दूसरा काम क्या है, वो ये है कि इन सारे एलिमेंट्स को हम उनके फिजिकल स्टेट के साथ लिखें। लाइक
3Fe, 3Fe है और Fe जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हमने सॉलिड फॉर्म में लिखा। H2O, 4H2O, ये कौन सा स्टेट में होता है? तो ये होता है, ये इक्वेशन के फॉर्म में ये गैसियस स्टेट में जाता है। और दूसरा जो है Fe3O4, ये भी जो हमारा होता है, ये Fe3O4 ये सॉलिड स्टेट में होता है। एंड H2 जो होता है हमारा, ये 4H2, ये गैसियस स्टेट में जाएगा। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। Fe नंबर ऑफ एटम्स इधर 1 है, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन 4 है एंड इधर 3 2 3 3 2 3, सल्फर कितना है इधर 1 है और इधर 1 2, इधर कितना है 2 है। इसको हम लिख लेते हैं। Fe नंबर ऑफ एटम्स कितना है इधर 1, इधर 2, सल्फर 1 और 2, ऑक्सीजन 4 एंड इधर 3 5 8। तो सबसे ज़्यादा इसके नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हैं? ऑक्सीजन के पास अगेन है, कितना 8 है। अब इस ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने से हम चलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और उसको कितना चाहिए 8 चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब देखते हैं क्या क्या इसके थ्रू बैलेंस होता है। तो Fe2 2Fe ये भी बैलेंस हो गया, 2 सल्फर ये भी बैलेंस हो गया और 2 4 जा 8 हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमने अगेन जिसका सबसे ज़्यादा एटम्स है उसको हमने लिया और इस तरह से सारा जो है बैलेंस हो गया। सो बच्चों ये देखो, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड इस तरह के बैलेंस जब हुआ है तो ये 3 प्रोडक्ट्स में अलग अलग आपको दिख रहा है कि ब्रेक होकर के अलग अलग फॉर्म में बना है। एटम्स भी इसके बैलेंस्ड हैं। आपको पता है ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है? किस केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड ब्रेक होकर के जब नए कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको कौन सा केमिकल रिएक्शन कहते हैं? तो ये है डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड जो है वो ब्रेक होकर के नए प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम बैलेंस करते हैं। अगेन हम लिखेंगे Pb जो है या लेड जो है इधर कितना है 1, इधर जो है कितना है इधर भी 1 है, यानी ये जो है बैलेंस है। अब नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन इधर भी, इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है इधर 1 है। ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर कितना है ऑक्सीजन 2 4 5, इधर 5 है। तो अगर हम नाइट्रोजन को बैलेंस करें, नाइट्रोजन क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी हम अगर 2 करें तो नाइट्रोजन अब कितना हो गया इधर 2 2 4 6 7, तो इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो 7 हो गया। अब इधर 7 हो गया, इधर 6 हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है ऑक्सीजन का ही है, तो सब ऑक्सीजन को ही लेके चलेंगे। सो हम इसमें इंटू 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें 2 कर देना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 2 करेंगे तो अब हम सबको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी 2 लेड हो गया, तो इधर भी हमारा लेड कितना हो जाएगा 2 लेड बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ नाइट्रोजन को भी हमें कितना कर देना है 4 कर देना है, तो नाइट्रोजन भी इधर कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 4, इधर भी हो गया 4। ऑक्सीजन देखो 3 2 6 2 12, इधर 4 2 6 एंड 6 2 7 8 एंड 2 9 10, 4 है, 4 2 8 एंड 8 एंड 4 12, तो यहाँ पे ये भी जो है 12 हो गया और ये भी जो है 12 हो गया। नाउ इट इज बैलेंस। अगर आप इधर से काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो है जितना इधर है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो है इधर भी हैं, सभी को चेक कर लेंगे। इसको भी हमने उसी ट्रिक से किया है कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा थे उसको पहले हमने बैलेंस किया, देन सारा बैलेंस हो गया।
अगेन देखो ये रिएक्शन, यहाँ भी एक कंपाउंड जो है ब्रेक होकर के अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म किया है, यानी ये भी जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बाद हमारे एक और टर्म है और वो है कि क्या आपने ऑक्सीजन के ऑक्साइड के इफ़ेक्ट को देखा है, और ये इफ़ेक्ट है, इसका नाम है कोरोजन। यानी जब भी कोई मेटल जब अपने अराउंड किसी भी मॉइस्चर से या एसिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो वो जो है रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसी कोरोजन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें आयरन जो है, कोई भी मेटल जो है, जब भी मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एक ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म होता है और इस ब्राउन सब्सटेंस को हम कहते हैं रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन यही है और ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कोरोजन का।